बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 4.5 है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम दो डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट की है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की है। इसमें हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर मूवमेंट की बात करूँ तो मूवमेंट हम कहते हैं टॉर्क को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जब आपने टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि उसको हम मूवमेंट भी कह सकते हैं और टॉर्क भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पैनर है। अब हम इससे एक नट को क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। जब हम टाइट करेंगे तो हम उस स्पैनर को घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ये एरो आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो इसमें हमारे पास जो टॉर्क होगा, जो मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को हम नाम देंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट का। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकंड में अगर आप देखें कि अगर हमने उसी नट को ढीला करना हो, लूज़ करना हो, तो उसके लिए क्या हम इस तरह से घुमाएंगे, तो सीधी तरफ घुमाएंगे या हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उसमें हम स्पैनर को किस तरह से घुमाएंगे, उसको ओपन करने के लिए, लूज़ करने के लिए उल्टी तरफ घुमाएंगे, या हम कहते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको स्पैनर को घुमाएंगे। तो जैसे कि आपको इसमें एरो में नज़र आ रहा है। तो जब इस तरह से हम स्पैनर को मूव करवाते हैं नट को लूज़ करने के लिए, तो उसमें जो हमारे पास टॉर्क होता है, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज ये है जब हम इसको सीधी तरफ घुमाते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि जब हम नट को टाइट करते हैं तब हम इसको मूव करवाते हैं, तब हमारे पास जो मूवमेंट होता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो क्लॉकवाइज होता है। और जब हम इसको लूज़ करते हैं तो उसके लिए हम इसको किस तरफ मूव करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस टाइम उसमें जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की डेफिनेशन, जहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की स्टेटमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि एक बॉडी जो है वो बैलेंस होती है। कब बैलेंस होती है, जब उसमें सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। जैसे इसमें आपको ये नज़र आ रहा है, शीशा है, ये नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें ये बिल्कुल बैलेंस है। इसका मतलब ये कि जो इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के क्या है, इक्वल है। इसमें टोटल मूवमेंट्स जो है, टॉर्क जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट अगर देखें तो बॉडी इज़ बैलेंस। बॉडी क्या होती है, बैलेंस होती है इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है, जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, किसके इक्वल हो जाए, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, एक्टिंग ऑन इट, जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। जब दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाते हैं तो बॉडी मूव नहीं करती, उसमें किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि उसके कौन सा प्रिंसिपल उसके ऊपर जो है वो वेरीफाई हो गया है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद नीचे एक क्विज हैं, इसके दोनों आंसर्स आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें आ जाती है नेक्स्ट जो है वो सेंटर ऑफ मैस है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक। तो सेंटर ऑफ मैस हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली इस तरह से आ रहा होता है ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर वो सिर्फ ये कह रहा होता है कि सेंटर ऑफ मैस को डिफाइन करें, या व्हाट इज सेंटर ऑफ मैस, या व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरह से करके क्वेश्चन आता है। तो मोस्टली डिफरेंशिएट करके आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट के लिए, तो इसको आपने देखना है। लेकिन इसकी डायग्राम आप लोग क्लास में बनाएंगे, ये फर्स्ट वाली डायग्राम बनानी है। हम सेंटर ऑफ मैस के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। हमने कंसीडर किया हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक जो है जिसका मैस कम है और एक वो है जिसका मैस क्या है, ज़्यादा है। कम वाले मैस को हमने ए का नाम दे दिया और ज़्यादा वाले मैस को किसका नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। अब इन दोनों को हमने एक रोड के साथ अटैच कर दिया है, जैसे ए और बी दोनों को किसके साथ अटैच कर दिया, रोड के साथ। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मैस क्या होगा, सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होगा यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेट किए बगैर स्ट्रेट मूव करे फोर्स की डायरेक्शन में, वो पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मैस होगा। जैसे मैं इसमें आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे इसमें आपको 4.17 डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें यहाँ पे ये वो पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट इनके सेंटर में नहीं है। क्यों सेंटर में नहीं है, क्योंकि दोनों मैस तो इक्वल नहीं है। इसका मैस क्या है,
कम और इसका मैस क्या है ज़्यादा, तो दोनों को इक्वल फोर्स की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा मैस है, उस तरफ हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये पॉइंट कंसिडर किया है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी। इसी तरह से अगर हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं यानी कि इस छोटे स्फेयर के पास, कम मैस के पास, तो यहाँ पे ये क्या करना शुरू कर देगा, ये इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगा और इस तरह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से अगर आप नीचे वाली डायग्राम देखते हैं, अगर हम बड़े वाले स्फेयर के बहुत ज़्यादा पास करके फोर्स लगाते हैं तो ये भी क्या करेगा, ये भी ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा और ये बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास बॉडी स्ट्रेट मूव नहीं कर रही, तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करे, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पे ये वाला वो पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है विदाउट रोटेशन। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मैस का। तो इसमें अगर आप डायग्राम देख लें तो ये फर्स्ट वाली डायग्राम आप लोग बना लेंगे इसके साथ, ये वाली फर्स्ट वाली 4.16 जो है। ठीक है, बाकी इसमें वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। और इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट होता है वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। ऐसा पॉइंट है यहाँ पे हम ये बॉडी को मूव करती है विदाउट रोटेशन, या उस पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएं यहाँ पे बॉडी रोटेशन के बगैर क्या करे, मूव करे, तो वो पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया उम्मीद है। और नेक्स्ट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है, आपको पता है कि हर चीज़ जो है, बॉडी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, और हर पार्टिकल्स की हर पार्टिकल की के ऊपर फोर्स लग रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और किस तरह से लग रही होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आपको ये बॉडी नज़र आ रही है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इन सारे पार्टिकल्स की के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये वो पॉइंट होगा यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो एक्ट करे डाउनवर्ड, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जो इसके सेंटर में तकरीबन मौजूद है। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स या इन सारी पार्टिकल्स की जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सारी किस तरफ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस सिंगल पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो हम अगर देखें तो अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का क्या करे, होल वेट एग्जिस्ट करे, या वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे हमारे होल बॉडी का होल वेट जो है वो क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इस पूरे की जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो वेट है इसका, होल वेट जो है इस बॉडी का वो एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जबकि सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट है यहाँ पे हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी रोटेट किए बगैर क्या करे, मूव करे। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ शेप्स हैं, यहाँ पे आप इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब में दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये शेप आपको नज़र आ रही है, तो उसका ये वाला जो पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया हुआ है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका इस तरह से सर्कल है, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस तरह से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये वो पॉइंट है यहाँ पे इस बॉडी का होल वेट जो है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये तकरीबन सबका सेंटर पॉइंट ही बनता है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यहाँ पे बॉडी का होल वेट जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट ही होता है मोस्टली बॉडी का। तो इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ वो ग्रेविटी जो है वो बताया हुआ है। तो इसमें एक छोटा सा जो है वो एक्सपेरिमेंट है, तो ये देखना है ये एक्सपेरिमेंट में क्या है। इसमें हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। अब जो ऊपर हमने टेबल देखा है इसमें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, लेकिन उनके कोई ना कोई शेप थी, कोई सर्कल था, स्फीयर था, सिलेंडर था, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, कोई स्पेसिफिक शेप थी। लेकिन अब हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, क्या अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप आ जाए जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, जो कि इरेगुलर हो, तो क्या हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है,
इसमें हम यूज़ करते हैं प्लम लाइन मेथड। अब प्लम लाइन मेथड क्या होता है? प्लम लाइन क्या होती है? अगर हम एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब को बांध लें, मेटल का बॉब, ठीक है, उसको अगर हम बांध लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? प्लम लाइन बन जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है कि अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ बाय द यूज़ ऑफ प्लम लाइन। अगर हमने इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे? प्लम लाइन मेथड से। अब प्लम लाइन, अब ये डेफिनेशन है प्लम लाइन की, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, जो कि किसकी बनी होती है? लेड की या फिर ब्रास की, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग इट रेजिस्ट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि जब हम इस स्ट्रिंग को इस तरह से इसको फ्रीली जो है वो मूव करवाते हैं या इस स्ट्रिंग को एक पॉइंट के साथ फिक्स करते हैं तो ये पूरी जो बॉब है या स्ट्रिंग जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने एक इरेगुलर शेप ले ली। आप इस तरह से करेंगे, इसको एक कार्ड ले लेंगे, ठीक है, कार्ड या फिर कोई एक पेज जिसको आप इरेगुलर शेप में कटिंग कर लेंगे। बेशक आप इसी तरह से कटिंग कर लें जिस तरह से आपको ये दिखाई गई है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? उसके बाद आप वॉल में एक नेल लगा लें, ठीक है, और उसके अंदर इसके 3 पॉइंट्स बना लें। एक को ए का नाम दे दें, फिर बी का नाम दे दें और थर्ड वाले को किसका नाम दे दें? सी का नाम दे दें। और फिर ये करना है कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। अब हमने नेल भी लगा ली, हमारे पास प्लम लाइन भी मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने इस कार्डबोर्ड को उठाना है, इस कार्ड को उठाना है, ये शीट को उठाना है, उठा के ए पॉइंट जो होगा वो नेल में हमने क्या कर देना है? फिक्स कर देना है। अब यहाँ से हमने फिक्स किया हुआ है। उसके बाद ये बिल्कुल, अब ये बॉडी जो है, ये शीट जो है, ये फ्रीली जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? प्लम लाइन लेनी है। प्लम लाइन को हम यहाँ पे इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे रखना है, ताकि यहाँ से हम इसको फिक्स कर देंगे या यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से प्लम लाइन जो होगी बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी। अब जो इसका सेंटर पॉइंट होगा तकरीबन यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है? उसके बाद इस शीट को आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आप ये शीट इस तरह से मूव हो जाएगी। अब ये पहले ए पॉइंट ऊपर था, आपने नेल में इसको फिक्स किया हुआ था, बाकी सारे जो थे वो फ्रीली ही मूव कर रहे थे। अब जो बी पॉइंट होगा इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे? ऊपर, ठीक है। अब बी पॉइंट जो होगा ये इस तरह से रोटेट हो जाएगी ये शीट, तो बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, हम बी पॉइंट को फिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्लम लाइन से इसको देखेंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट बनेगा हम उसे क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। इसी तरह से फिर हम शीट को दोबारा से उतारेंगे, फिर जो सी पॉइंट वाला होल होगा हम इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम प्लम लाइन रखेंगे और फिर क्या हो जाएगा? ये रोटेट हो जाएगा और यहाँ पे हम प्लम लाइन रखेंगे तो यहाँ पे ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो उसका कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें कोई रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आप इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।